तो हेलो, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखिए, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सवाल में पूछा जा रहा है आपको, हाईली ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट रिजल्ट इन। तो देखिए, ग्लूकोज की जो हाईली ब्रांच चेन होती है वो क्या बनाती है। तो देखिए, ग्लूकोज की जो हाईली ब्रांच चेन रहती है वो आपको ग्लाइकोजन बना के देती है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ग्लाइकोजन क्या है, ये एक मल्टी ब्रांच पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो ये मल्टी ब्रांच पॉलीसेकेराइड ऑफ किस चीज की, ग्लूकोज की। ठीक है, तो ये ग्लूकोज की मल्टी ब्रांच पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जो कि एक स्टोर्ड फॉर्म में रहती है। किसमें, एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, ये एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है बहुत सारी चीजों की, जैसे कि आपको पता है ह्यूमंस की, क्योंकि हम एनिमल्स के बारे में बात करें, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो ह्यूमंस के लिए भी उतना ही ज्यादा जरूरत है जितना ये बाकी एनिमल्स के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ फंजाई, ठीक है, और बैक्टीरिया। तो ये सारे चीजों में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये आपकी क्या है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी रहती है वो ग्लाइकोजन रहती है। ग्लाइकोजन क्या है, एक मल्टी ब्रांच पॉलीसेकेराइड, किस चीज की, ग्लूकोज की। तो ये जो मल्टी ब्रांच, ये जो पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर होती है ना, ये पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर बतलाती है कि उसके अंदर क्या है, जो स्टोरेज है इस फॉर्म में वो ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी में स्टोर्ड है। ठीक है, क्लियर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है, प्रिवेंशन ऑफ हीट इज एट्रीब्यूटेड टू द। तो जो प्रिवेंशन ऑफ हीट होती है ये रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन को बतलाती है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल आर द फॉर्म ऑफ। ये क्या है, किस चीज के फॉर्म में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टोटल यहाँ पे 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट होती है। ठीक है, 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट होती है जो हमारे बॉडी को जरूरत होती है, यानी कि हमारे बॉडी की अच्छी फंक्शनिंग के लिए हमें टोटल 7, ठीक है, 7 न्यूट्रिएंट्स को लेने पड़ेंगे एक अच्छे बैलेंस में। ठीक है, एक अच्छे बैलेंस में हमें ये सातों के सातों चीजों को डेली बेसिस में चाहिए। ठीक है, ये हमें क्या चाहिए, डेली बेसिस में हमें ये चाहिए। तो ये जो सात होती है, सात में आप जान जाइए, जिसकी कार्बोहाइड्रेट पहली हो गई। ठीक है, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, तो ये 5 चीज साथ ही साथ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फाइबर और साथ ही साथ वाटर। हमें वाटर भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए जितना कि हमें बाकी के सारे न्यूट्रिएंट चाहिए। तो टोटल 7 न्यूट्रिएंट, ठीक है, टोटल 7 न्यूट्रिएंट है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया। ये हमारे बॉडी में सारे की एक अच्छी लेवल में, यानी कि सारे अच्छे लेवल में डेली बेसिस में हमें इन सारे चीज़ों को कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या है, आर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है कि नहीं। क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो आइए, बायोलॉजिकल रिएक्शन के ऊपर एक और यहाँ पे सवाल है। देखिए, तो कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी कि C6H12O6 इसकी का जो हम कंडेंसेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। तो देखिए, जब भी आप ग्लूकोज की कंडेंसेशन करवाएंगे तो आपको एक मिलेगा, उसका नाम है क्या, ग्लूकागोन। ठीक है, तो ग्लूकागोन के बारे में अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्लूकागोन क्या है, ग्लूकागोन एक तरह की, अगर जो हम बात करें, ये हार्मोन है। ठीक है, ये हॉर्मोन्स है, ये हार्मोन है जो कि आपकी पेनक्रियाज के अल्फा सेल से रिलीज होता है। ठीक, अल्फा स्लेट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल से आपको क्या मिलती है, ग्लूकागोन मिलती है। ठीक है, तो जब भी आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंडेंसेशन करवा देंगे तो आपको क्या मिलेगी, ग्लूकागोन मिल जाएगी। क्लियर है। तो आगे बात करेंगे किस चीज में काम करता है। तो ये आपकी ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन और फैटी एसिड की जो कंसेंट्रेशन होती है ब्लड स्ट्रीम में, उसको राइज करवाता है। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, वाटर एक्ट्स एज ए रिएक्टेंट। वाटर कब रिएक्टेंट की तरह काम करने लगता है। तो देखिए, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में वाटर रिएक्टेंट की तरह काम करने लगता है। कब, जब हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है तो जो इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच जो इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन जो होती है आपकी, ठीक है, ये क्या की तरह काम करने लगता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है,
तो इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरह काम कर सॉरी वाटर रिएक्टेंट की तरह काम करने लग जाता है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में। अगला सवाल देखिए, C12H22O11 इज द जनरल फार्मूला। तो देखिए ये जनरल फार्मूला है होती है आपकी किसकी, सुक्रोज की। ठीक है, तो ये आपकी सुक्रोज की जनरल फार्मूला होती है, जो कि ये क्या है, ये डाइसैकेराइड। ठीक है, तो दो मोनोसैकेराइड मिला करके डाइसैकेराइड बनती है। तो कौन कौन सी मिलाएंगे हम, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो इसको जब आप मिलाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, सुक्रोज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक डाइसैकेराइड है। तो इसी सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं, है कि नहीं। तो इसको हम टेबल शुगर भी बोलेंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, इन इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, ये इथेनॉल है आपकी, इमल्सन टेस्ट रिजल्टिंग इमल्सन इज ऑफ। तो देखिए यहाँ पे आपको कलर दिए गए कि किस प्रकार की कलर होती है, और जो इथेनॉल को हम इमल्सन टेस्ट करवाएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले आप समझ जाए कि इमल्सन टेस्ट आखिर है क्या। तो देखिए इमल्सन टेस्ट कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, ये एक मेथड है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स, यानी कि उसमें लिपिड की कंस्टिट्यूएंट उसके अंदर है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट का नाम है इमल्सन टेस्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी टफ रहेगी आपके लिए, लेकिन ये सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी जो कलर होती है वो क्लाउडी वाइट कलर की होती है। ठीक है, तो क्लाउडी वाइट कलर हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो जो लिपिड और अल्कोहल में जो सल्यूट मतलब जो डिजॉल्व रहती है, ठीक है, उसकी जो कलर रहती है वो कुछ इस प्रकार की रहती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होती है। तो इसकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आयरन होती है, क्योंकि हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन एक आयरन प्रोटीन है कि नहीं, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग कंटेनिंग प्रोटीन, जो कि बहुत सारे एनिमल्स की ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं आपको। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम्स में मिलते हैं। बेसिकली बात किया जाए तो आरबीसी में, यानी कि रेड ब्लड सेल में, क्लियर है, जिसको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी। अब देखिए इसका काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में क्या करवाता है, ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसफर करवाता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन के क्या काम है, ये जितने सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, टिश्यूज पे। ठीक है, तो हमारी ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है कहाँ पे, टिश्यू पे, किसके कारण, आरबीसी के कारण, किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, तो सवाल पूछा जा रहा है आपको, थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। आपको पूछा गया है थायरोक्सिन कहाँ से सिक्रेट होती है। तो देखिए थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होती है, इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो थायरोक्सिन एक ऐसी हार्मोन है जो कि आपके थायराइड ग्लैंड से क्या होती है, थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है। थायरोक्सिन क्या है, ये एक हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होती है आपकी कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कौन से यहाँ, और जब बात किया जाए कहाँ से, तो टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन एंड आयोडीन, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में पूछा जा रहा है आपको, मोस्ट ऑफ द एनिमल फैट्स आर। बहुत सारे एनिमल में फैट क्या होता है। देखिए बहुत सारे एनिमल में अगर जब हम बात करें तो फैट क्या होती है, सैचुरेटेड फैट होती है। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैट से आप क्या समझते हैं, सैचुरेटेड फैट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक टाइप ऑफ फैट है, ठीक है, जिसमें फैटी एसिड की जो चेन होती है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, फैटी एसिड की जो चेन होती है, ये चेन कैसी होती है, ये सारे के सारे चेन जो होते हैं ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, सिंगल बॉन्ड्स। तो इस चीज को याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द एनिमल में सैचुरेटेड फैट आपको देखने को मिलते हैं, और ये जो फैटी एसिड की जो चेन होती है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछा जा रहा है आपको, द सलाइवा सिक्रेटेड इन द माउथ डाइजेस्ट। जो सलाइवा हमारे माउथ में
सिक्रीट होती है वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करवाती है, तो वो आपकी स्टार्च को डाइजेस्ट करवाती है, ये बात को आपको पता होगा। ठीक है, तो जो सलाइवा होती है, सलाइवा के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है जो स्टार्च को ये क्या कर देता है, स्टार्च को ये डाइजेस्ट कर, ठीक है नहीं, तो ये आपकी स्टार्च को क्या कर देती है, डाइजेस्ट करवा देती है। तो सलाइवा के पास होता है एक एंजाइम, ठीक है, जिसका नाम होता है एमाइलेज, और इसी एमाइलेज को कभी कभी हम टाइलिन भी कह देते हैं, ठीक है, टैलिन भी कह देते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। एमाइलेज को हम टैलिन भी कहते हैं, पी साइलेंट होती है, ठीक है, टैलिन भी कहते हैं। तो एमाइलेज जो होती है ये क्या करती है, ये आपके स्टार्च को तोड़ देती है, ये स्टार्च को तोड़ देती है, किस चीज़ में, शुगर में। तो ये जो शुगर रहेगी किस फॉर्म में रहेगी, ये शुगर आपके दो फॉर्म में हो सकती है। पहली अगर जो हम बात करें तो ये आपकी शुगर होगी माल्टोज के फॉर्म में, माल्टोज के फॉर्म में, और दूसरी हो जाएगी आपकी डेक्सट्रिन के फॉर्म में। तो ये दो फॉर्म ऑफ शुगर में आपकी स्टार्च टूट जाती है, ठीक है। तो ये जो दो फॉर्म में टूटती है ये आगे जाकर के कहाँ में ब्रेक डाउन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर फर्दर डाइजेशन होती है, फर्दर डाइजेशन, क्लियर है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होती है जिसका नाम देखिए मैंने बताया है एंजाइम, एंजाइम होती है जिसका नाम है एमाइलेज, जिसको कभी कभी टायलिन भी कहते हैं। ये स्टार्च को क्या करती है, शुगर के फॉर्म में तोड़ देती है, और शुगर जो रहेगी किस फॉर्म में रहेगी, माल्टोज के फॉर्म में या फिर डेक्सट्रिन के फॉर्म में। तो यही जो चीज़ है इस फॉर्म में तोड़ देती है, इसके बाद ये आगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी फर्दर डाइजेशन हो जाती है। देखिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ी सी समझने वाली सवाल है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कैमल इज ए डेजर्ट एनिमल दैट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, बिकॉज कैमल एक डेजर्ट की एनिमल है, ठीक है, जो कि बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकती है। ऐसा क्यों है, तो पहले ऑप्शन दिया गया इट डज नॉट नीड वाटर, दूसरे में दिया गया वाटर इज फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, इट हैज द वाटर सैक इन द वॉल ऑफ द लुमेन ऑफ द स्टोमक। तो देखिए इसकी आंसर जो होगी दोस्तों, पहले हमें समझना पड़ेगा। देखिए कैमल एक ऐसी एनिमल है जो कि आइडियल कंडीशन में कहा जाए तो 6 से 7 महीना बिना पानी की आराम से रह सकती है, ठीक है। तो ये 6 से 7 मंथ बिना पानी के बहुत ही आसानी से रह सकती है। बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगेगी, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगेगी तो इसको पानी पीने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो जाएगी, क्लियर है। और ये भी बात सही है कि इसकी फैट की ऑक्सीडेशन होने के कारण इसकी वाटर की जो कमी है वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी दूर होने लग जाती है, ठीक है। अगर जो हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ठीक है, अगर जो 1111 ग्राम ऑफ वाटर जो है पर 1000 ग्राम ऑफ फैट है, ये जो ऑक्सीडेशन होकर के कभी कभी इसे दे देती है, जो कि इसकी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करती है, ठीक है। आगे बात करें तो कैमल जो होती है वो अपने बॉडी की टेम्परेचर को चेंज करके वाटर की कंजम्पशन को अच्छे से मेंटेन कर पाती है, ठीक है। और यही केस हम बात करें अदर एनिमल रहेगी तो इसमें बहुत ही आसानी से मैक्सिमम एनिमल मर जाते हैं, लेकिन कैमल जो होती है अपनी बॉडी टेम्परेचर को बहुत अच्छी से मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो अगर जो बात करें तो टेम्परेचर जो होती है 34 डिग्री सेल्सियस रहती है नाइट में कैमल की, और जो जितनी भी गर्मी रहे 34 डिग्री सेल्सियस इसकी क्या रहती है, नाइट में रहती है, नाइट में रहती है। यही बात करें 40 डिग्री सेल्सियस तक इसकी डे में चली जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो इसकी जो हम करेक्ट आंसर चूज करेंगे ऑल दी अबव करेंगे, है ना, क्योंकि इट डज नॉट नीड वाटर, क्योंकि इसकी वाटर क्या होती है, फैट, वाटर तो जरूरत है ही, लेकिन यहाँ पे आप बात करें मोर देन 2 ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है, ये तो ऑप्शन करेक्ट है तो इसको तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा क्योंकि ऑल द अबव इसकी आंसर हो रही है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट भी होती है इसकी, और इससे बहुत दिनों तक पानी की नहीं जरूरत है क्योंकि 6 से 7 महीना बिना पानी की भी ये रह सकती है, और इसकी जो वाटर सेक रहती है वो लूमेन स्टोमक से रहती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है प्लांट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल इन हैविंग, प्लांट एनिमल से किस चीज की होने के कारण एनिमल से उसे हम अलग बोलते हैं, लोकोमोशन, मेटाबॉलिज्म, लोकलाइज ग्रोथ या फिर कैटाबॉलिज्म। तो देखिए आंसर हो गया आपकी लोकलाइज ग्रोथ। अब ये क्यों, क्योंकि देखिए प्लांट के अंदर जो हम बात करें तो देखिए जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो कंटिन्यूसली ग्रोथ होते रहती है, और इसकी जो ग्रोथ होती है इसकी सेल की डिवीजन होने के कारण होती है कि नहीं। तो मेनली ग्रोथ जो रहती है सेल की इनलार्जमेंट के कारण होती है, सेल की साइज बढ़ जाती है इसके कारण। तो ग्रोथ जो होती है इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सेल, कैसे होती है,
इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सेल, है कि नहीं। तो इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सेल, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी उसकी साइज बढ़ती जाएगी, साइज बढ़ेगी और इसकी अंदर सेल डिवीजन जो होगी, देखिए सेल डिवीजन मैक्सिमम टिश्यू में आपको सेल डिवीजन भी देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमारा सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे कहा जा रहा है ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ, ग्लूकोज क्या है। तो दोस्तों ग्लूकोज आपकी हेक्सोस शुगर में आता है, ठीक है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपकी कार्बन की 6 एटम जुड़े हुए रहते हैं इसकी फार्मूला में, ठीक है। तो 12 हाइड्रोजन की होती है। जैसे कि हम बात करें तो इसकी केमिकल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं C6H12O6, ठीक है, क्लियर है। तो ये 6 कार्बन के होने के कारण दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लूकोज को हेक्सोस शुगर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और बात, ग्लूकोज जो होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की डाइजेशन की जो एंड प्रोडक्ट होती है ना, तो एंड प्रोडक्ट में डाइजेशन की आपको हमेशा ग्लूकोज ही मिलेगी, ठीक है। तो डाइजेशन की एंड प्रोडक्ट में हमें क्या मिलती है, ग्लूकोज मिलती है। तो ये ग्लूकोज आगे जाकर के टूट करके दोस्तों पायरुवेट बनाता है, ठीक है, पायरुवेट बनाता है। यही आगे टूट करके आपकी क्या बनती है, एटीपी बनती है, जिससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। यानी कि एटीपी क्या है, हमारी ये करेंसी होती है दोस्तों। किस चीज़ की करेंसी होती है, एनर्जी की करेंसी होती है। तो इस प्रकार से हमें एनर्जी मिलता है एटीपी के थ्रू। तो एटीपी का मतलब होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ दोस्तों। इतना तो क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, इन ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन द, ह्यूमन बॉडी में फैट्स कहाँ पे स्टोर्ड होती है आपको पूछा गया। तो ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू में दोस्तों सेवरल, अगर जो हम बात करेंगे तो एडिपोज टिश्यू में क्या होते हैं, सेवरल एडिपोज सेल हमें मिलते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। सेवरल एडिपोज सेल पाए जाते हैं जो कि जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ग्लोबुल्स रहता है, यानी कि दैट कंटेन फैट ग्लोबुल्स। तो फैट ग्लोबुल्स दोस्तों एडिपोज सेल के अंदर पाया जाता है। तो फैट ग्लोबुल्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका वाइट फैट, ठीक है, तो वाइट फैट जिसको हम कभी कभी येलो फैट भी कहते हैं, येलो फैट। और एक और हो जाता है हमारा ब्राउन फैट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्राउन फैट। तो क्लियर है। तो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम जल्दी से। तो क्वेश्चन पूछ रहा मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ध्यान दीजिएगा नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो विटामिन बी जो है इसका नाम दिया गया यहाँ पे पायरोडॉक्सिन, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे विटामिन सी की, तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल बिल्कुल सही है। विटामिन डी में दोस्तों यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे सनशाइन दिया गया है। तो सनशाइन कुछ नहीं दोस्तों, ये एक सोर्स है। ये क्या है, ये एक सोर्स है, सनशाइन एक सोर्स है विटामिन डी के लिए, ना कि इसका केमिकल नेम है। तो यहीं पे हम जब बात करेंगे दोस्तों, तो जितने सारे विटामिन्स हैं, जितने सारे विटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन डी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इस बात को भी अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। तो देखिए जितने सारे विटामिन है दोस्तों, सारी विटामिन्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है दोस्तों। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। और उस विटामिन की कमी के कारण जो डिजीज़ होती है वो भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो केमिकल नेम सारे विटामिन की आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ डिफिशियंसी डिजीज़, यानी कि उस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो ये सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है दोस्तों। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, बस उस वीडियो को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक ले लीजिएगा और वहाँ पे जाकर सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों, विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण जो डिजीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, विटामिन डी की कमी से हमें होता है रैकेट। तो रिकेट जो होती है दोस्तों, ये विटामिन डी की कमी से होती है। और एक और डिजीज़ है बहुत फेमस, जिसका नाम है ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है। तो ऑस्टियोमेलेशिया ये भी दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण, इसी तरह से सारे की कमी के कारण जो डिजीज़ होती है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो उसको आप जरूर एक बार देख लीजिए, अगर जो आपको नहीं पता है तो। अगर जो पता हो जाएगा दोस्तों तो न्यूट्रिशन की बहुत सवाल आप कर लेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे कहा जा रहा है, द मोस्ट हेल्दी एडिबल ऑयल फॉर हार्ट इज, इंसान के हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों ऑलिव ऑयल, ठीक है। ऑलिव ऑयल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। ये एक ऐसी एडिबल ऑयल है जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें जो मोर्टिलिटी रेट जो होती है ना, इसमें बहुत कम होती है, ठीक है। तो और इसको खाने से मोर्टिलिटी रेट बहुत घट जाती है, ठीक है। तो मोर्टिलिटी रेट डिक्रीज, ठीक है। और इसी तरह से हम बात करेंगे तो इसमें जो दोस्तों कार्डियोवास्कुलर जो
डिजीज़ होते हैं ना, जितने सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होते हैं, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जितने सारे डिजीज़ होते हैं, वो भी क्या हो जाता है दोस्तों, वो भी एकदम से डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा इसलिए करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ नहीं होता है वॉलीबॉल से। तो वॉलीबॉल करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ पे कहा गया द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12 वाज एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पे कोबाल्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद करना है, कोबाल्ट जो है दोस्तों ये एक ओनली मेटल है जो कि आपकी विटामिन में पाया जाता है, जिसमें कि विटामिन B12 में पाया जाता है, बाकी कहीं भी कोबाल्ट आपको नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो विटामिन B12 आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि विटामिन B12 के साथ क्या कंबाइन होता है दोस्तों, कोबाल्ट होता है। क्यों कंबाइन होता है, क्योंकि इसमें फंक्शनिंग के लिए कोबाल्ट की ज़रूरत होती है। तो ये दोस्तों टेस्ट होती है बोरेक्स बीट टेस्ट, इसमें फर्स्ट टाइम पाया गया था, ठीक है। कब दोस्तों, 1812 में पाया गया था। तो इस बात को याद रखिएगा। अगले सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन 46। टू मच कंजम्पशन ऑफ टी और कॉफ़ी कैन रिजल्ट इन द डिफिशियंसी ऑफ। अगर जो कोई इंसान बहुत सारा चाय और कॉफ़ी पीता है तो उसे किस चीज़ की कमी हो दोस्तों, उसको कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अब आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है दोस्तों। क्योंकि देखिए, जो आपको पता है टी एंड कॉफ़ी होती है, इतने साथ कौन सी केमिकल आती है दोस्तों, केमिकल आती है कैफीन, CAFFEINE, ठीक है। तो ये जो कैफीन है दोस्तों, ये टी और कॉफ़ी के कारण होती है। तो ये क्या कर देती है, हिंडर्स कर देती है दोस्तों, किस चीज़ को, हिंडर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, यानी कि जितने सारे विटामिन अगर जो एब्जॉर्ब हो रही है, हिंडर कर देती है। हिंडर यानी कि क्या दोस्तों, रुकावट, यानी कि विटामिन जो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगी उसको उसमें रुकावट डाल देता है। दूसरा अगर जो हम बात करेंगे तो इसमें ये क्या करा देती है दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर जो होती है उसको, ब्लड प्रेशर की जो रेट होती है उसको क्या कर देता है दोस्तों, बढ़ा देती है, राइज कर देती है, ठीक है। और हार्ट अटैक की जो चांसेस होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से, क्योंकि विटामिन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, विटामिन की कमी होने लगती है, जिससे हार्ट में बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक की जो चांसेस है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए चाय और कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ दोस्तों लिमिट में पीना चाहिए, हद से ज़्यादा कभी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हार्ट अटैक की चांसेस है ये इंक्रीज हो जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ पे कहा गया है टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, टीथ और बोन इतनी रिजिडिटी, इतना हार्ड क्यों होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें कैल्शियम होते हैं। क्योंकि टीथ ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये कैल्शियम के बने हुए होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट के बने हुए होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, क्योंकि कैल्शियम एंड फॉस्फेट के बने हुए होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्लियर है आप सभी को। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये जो आपकी टीथ और बोन्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि ये कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। कैल्शियम जो है दोस्तों, यहाँ पे कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम की रेगुलेशन जो होती है वो कहाँ से होता है, ये दोस्तों आपके थायराइड और टू रिचेस्ट नॉन सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन की टू सबसे रिचेस्ट सोर्स बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। तो सोयाबीन और ग्राउंडनट में बहुत अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। अगर जो हम बात करेंगे तो 26 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगी पर 100 ग्राम सोयाबीन पे, ठीक है। तो 26 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा पर 100 ग्राम ऑफ सोयाबीन में, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल अपना। तो दूसरा सवाल हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52। तो फैट की अगर जो हम बात करेंगे तो यहाँ पे विटामिन जो होती है इसमें दो तरह की सॉल्युबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका फैट सॉल्युबल, यानी कि वो विटामिन जो फैट में घुल जाए, और वो विटामिन जो वाटर में घुल जाए। तो वाटर की अगर जो हम बात करते हैं तो यहाँ पे बस आपको दो विटामिन मिलती है, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन बी एंड सी को छोड़ा करके बाकी सारे विटामिन फैट में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो ये सारे आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। बस बी एंड सी आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इस सवाल में जब पूछा जाता है दोस्तों तो आपको यहाँ पे फैट सेलुलर पूछा गया, यानी कि विटामिन बी एंड सी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप थायमिन को सबसे पहले काट लेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड को भी काट लेंगे क्योंकि इसमें विटामिन बी एंड सी। कैल्सीफेरॉल दोस्तों आपकी विटामिन डी होती है, ठीक है। और कैरोटीन ये आपकी विटामिन ए होती है। टोकोफेरॉल विटामिन आपकी क्या होती है, विटामिन ई होती है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे फैट सॉल्युबल है, बाकी सारे में मिक्स है, ठीक है। तो दोस्तों केमिकल्स नेम की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको आप जैसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला सवाल यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 53। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन बी टू का दूसरा नाम होता है दोस्तों राइबोफ्लेविन। ये भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है दोस्तों, तो वो वीडियो का आप जरूर देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको जिक्र किया था कि वो वीडियो को देख लिया करिएगा, ठीक है। तो विटामिन बी होता है थायमिन। अगला सवाल यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 54। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनिमल फूड, यानी कि जानवर के फूड में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों हमें कहाँ से मिलेगी? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होती है ये हमें बेसिकली साइट्रस फ्रूट से मिलती है, ठीक है। खट्टे वाली जो फ्रूट होती है जैसे कि नींबू, ये सब से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो साइट्रस फ्रूट। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56। तो यहाँ पे द विटामिन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन मतलब समझ रहे हैं? कोगुलेशन मतलब होता है क्लोटिंग, यानी कि जो ब्लड जम जाती है, क्लोटिंग फैक्टर जो ब्लड की होती है, किसके कारण होती है? एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिन, ठीक है। फाइब्रिन प्रोटीन के कारण क्लोटिंग हो पाता है ब्लड में, तो ये होता है दोस्तों विटामिन के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 57। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई की गुड सोर्स कौन सी होती है? यानी कि टोकोफेरल, ठीक है। तो टोकोफेरल जो होती है विटामिन ई, उसकी गुड सोर्स होती है दोस्तों फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक है। तो फ्रेश वेजिटेबल्स इसमें करेक्ट आंसर होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे जो नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है, और ये जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, तो फ्रूट, नट्स एंड जो सीड जो होते हैं दोस्तों, जो बीजें होती है, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा विटामिन ई मिल सकती है, ठीक है, टोकोफेरल मिल सकती है। तो विटामिन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उससे आप जरूर देखिए, सारे क्वेश्चन आप उसी वीडियो से कंप्लीट कर पाएंगे, बहुत छोटा सा वीडियो है। तो डिफिशियंसी के कारण दोस्तों, विटामिन ई की डिफिशियंसी के कारण एक डिजीज होता है जिसका नाम है हेमोलाइटिक एनीमिया। ये कहाँ होता है? ये बस इन्फेंट में देखा जाता है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों में बस ये दिखाया जाता है हेमोलाइटिक एनीमिया, बस इन्फेंट में देखा जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 55। हमारा 55 छूट चुका है, इसलिए हम दोबारा करेंगे। द मेन यूज ऑफ साल्ट इन द डाइट इज। सॉल्ट की मेन यूजेस क्या होती है? सॉल्ट का मतलब क्या? कॉमन साल्ट NaCl, तो ये टूट जाएगा Na+ में और Cl- में। तो इससे क्या हो दोस्तों, ये टूट करके ये फॉर्मेशन किस चीज़ की फॉर्मेशन में मदद करता है दोस्तों? जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है उसकी फॉर्मेशन में ये मदद कराता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, यानी कि ये प्रोड्यूस करवाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि कैल्शियम जो है, हमारी कैल्शियम आयन जो होती है, ये मसल की कंट्रैक्शन में मदद करती है, ठीक है। मसल्स की जो कंट्रैक्शन जो होती है उसमें मदद करता है, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? और यहीं हम बात करते हैं दोस्तों कि NaCl क्या करता है, Cl क्या करता है, तो इसमें भी इसकी यूजेज है दोस्तों। सोडियम जो रहती है ये आपकी नर्व्स में जो सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि सिग्नल की जो ट्रांसमिशन होती है उसमें मदद करता है, यानी कि नर्व्स में ट्रांसमिशन, ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिशन करने में क्या कराता है? हेल्प कराता है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 58 है। तो इसमें पूछा जा रहा है विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज द डिजीज पर्निशियस एनीमिया। तो ये जो पर्निशियस एनीमिया दोस्तों क्या होता है? तो पर्निशियस एनीमिया दोस्तों एक ऐसा डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है कि इसमें घटने लगता है दोस्तों क्या? अमाउंट ऑफ O2, यानी कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं उसकी अमाउंट डिक्रीज़ होने लग जाती है पर्निशियस एनीमिया के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, ये आगे जा कर के अगर जो केयर नहीं होता है तो इसमें फैटिग और बॉडी में वीकनेस सारे होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों विटामिन B12 के कारण। इस बात को आप अच्छे से याद रखें, पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ देखने को मिलता है, आरबीसी की जो नॉर्मल साइज रहती है दोस्तों उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कि इसमें नॉर्मल साइजेस नहीं होते हैं। पर्निशियस एनीमिया के कारण आरबीसी की साइज चेंज होने लगती है, तो नॉर्मल आरबीसीज आपको नहीं मिलते हैं, इसमें नॉर्मल आरबीसी की डिफिशियंसी होने लगती है, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59। तो नाइट्रोजनस फूड क्या होती है? तो नाइट्रोजनस फूड वो होती है यानी कि प्रोटीन होती है जिसमें नाइट्रोजन कंटेन हो। अब जैसा कि बात करें प्रोटीन, तो 20 अमीनो एसिड, ठीक है,
20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड को जब कंबाइन कर देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं, तब आपको प्रोटीन मिलती है, ठीक है। तो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अगर जो ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं तो हमें प्रोटीन मिल जाता है। जैसे कि बात करें तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप की हम बात करते हैं, जो अमीनो एसिड में फंक्शनल ग्रुप होती है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अमीनो एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होती हैं उसमें क्या जुड़ा रहता है, उसमें जुड़ा होता है NH2 यानी कि नाइट्रोजन, तो इसलिए इसको नाइट्रोजनस कहा जाता है। और यहाँ पे COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो NH2 और COOH जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए नाइट्रोजनस फूड है प्रोटीन। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है, अ विटामिन रिक्वायर कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज। तो मैंने आपको पहले भी ये बता रखा है, तो ये होता है दोस्तों आपकी विटामिन B12 के कारण। कोबाल्ट दोस्तों, कोबाल्ट एक ऐसा मेटल है जो कि बस विटामिन B12 में पाया जाता है और किसी भी विटामिन में आपको ये मेटल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक लौता मेटल है जो आपको विटामिन B12 में देखने को मिलता है। B12 में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों उसकी फंक्शनिंग में मदद करता है, ठीक है। तो ये जो एनिमल में अगर जो हम बात करें कहाँ फाउंड होती है दोस्तों, एनिमल के फूड में अगर जो वो स्टोर कहीं होती है तो दोस्तों वो लीवर में स्टोर होती है। ये कोबाल्ट जो होती है आपके लीवर में स्टोर होती है, ठीक है। ये एक ओनली मेटल है जो कि विटामिन में पाई जाती है, यानी कि विटामिन B12 में पाई जाती है कोबाल्ट, ठीक है। तो इसकी अगर जो फंक्शन में ये क्या करती है, फंक्शन में मदद कराती है, यानी कि जो फंक्शनिंग होती है विटामिन B12 की, उसमें कोबाल्ट मदद करवाता है। तो दोस्तों बस यही था हमारे वीडियो में। थैंक यू। थायराइड ग्लैंड जो होती है वहाँ से कैल्शियम रेगुलेट होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा कि कैल्शियम कहाँ से रेगुलेट हुआ करता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कहा गया है मेल एनोफिलस, ध्यान दीजिएगा मेल के बारे में। तो मेल एनोफिलस मस्कीटो किस चीज़ पे फीड करता है, तो दोस्तों ये आपके नेक्टर ऑफ द फ्लावर पे फीड करता है, क्योंकि यहाँ पे मेल पूछा गया ना कि फीमेल। खून चूसना दोस्तों फीमेल की काम होती है, तो फीमेल एनोफिलस की काम होती है, ठीक है। तो ब्लड ऑफ मैन नहीं, ब्लड ऑफ ह्यूमन, तो फीमेल एनोफिलस ब्लड ऑफ ह्यूमन पे अटैक करता है, ठीक है। मेल बस नेक्टर लेता है, ठीक है, नेक्टर फ्लावर की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 हम देख लेते हैं, सॉरी 49। ए मैन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मिलेटस ड्रिंक वाटर मोर फ्रिक्वेंटली एज ही हैज़ टू एलिमिनेट फ्रॉम द ब्लड एक्स्ट्रा। देखिए जब डायबिटीज से होता है दोस्तों उससे ग्लूकोज जो होती है, ग्लूकोज सबसे ज़्यादा एलिमिनेट करना होता है, यानी कि जो भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट होती है उसको क्या होता है दोस्तों, उसको एलिमिनेट करना पड़ता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो कि फिल्टर हो जाती है किस चीज़ से दोस्तों, किडनी से हो जाती है, ठीक है। तो ये जो डायबिटीज मेलेटस होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो उसे दिक्कत हो जाती है, इंसुलिन लेना पड़ जाता है आगे जा करके। तो यही ब्लड ग्लूकोज लेवल को निकालने के लिए लगातार पानी पी करके पिया जाता है ताकि ग्लूकोज निकल जाए, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे पूछा जा रहा है स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी क्यों होती है, तो स्कर्वी विटामिन सी के कमी के कारण होती है। बहुत ही सिंपल सा बात था दोस्तों। तो विटामिन सी के कमी के कारण होती है, यानी कि देखिए विटामिन सी की कमी से दोस्तों ब्लीडिंग ऑफ गम्स स्टार्टिंग इससे होती है, गम्स में आपकी ब्लीडिंग हो जाती है। और विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये बात भी आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है।